क्यों नजर लगा रहे हैं मुझे? सर सर पूछ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है अच्छा आपका अच्छा, तबीयत नहीं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। हाँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। हम लोग लास्ट क्लास में फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से लैम्डा कैलकुलेट करने का मेथड डिस्कस कर रहे थे, और उसके लिए हमारे पास जो दो अपरेंट सोर्स हम लोगों ने जनरेट किया था, और इस अपरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, और यहाँ पर एक स्क्रीन पर हमें एक आउटपुट मिल रहा था 8 पॉइंट पी, और इस आउटपुट को हम लोगों ने स्टेट किया दिस इज this is S1, this is S2, and this distance, this is capital D. So we have this lambda is equal to कितना लाए थे हम लोग? You have that formula. Beta small d by capital D. So that is the beta, the fringe width multiplied by it was small d by capital D. This was that formula जो हम लोगों ने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में यूज किया था। वह बीटा जो है वो फ्रिंज विड्थ था, जिसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू यूज किए थे। माइक्रोमीटर स्केल से, माइक्रोमीटर स्क्रू से सिलेक्ट हम लोगों ने बीटा कैलकुलेट किया था। एंड दिस इज the different lines, and beta is just the difference between two either bright lines or the dark lines. ये सिद्धांत प्रसाद, फिर से तू लेट आया सिद्धांत? हाँ, बहुत सारे बहानेबाजी रहते हैं। सो बीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया कैपिटल डी। दिस इज वेरी इजी। हमारे पास ऑप्टिकल बेंच होता है, उस ऑप्टिकल बेंच में मीटर स्केल का जो स्केल्स रहता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो रेंज रहता है, उसका बेसिस पर हम लोगों ने कैपिटल डी कैलकुलेट किया था। दिस कैपिटल डी इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन, जिस स्क्रीन पर हमें ये फ्रिंज मिल रहा है। इसके बाद हम लोग स्मॉल डी कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किया था, जिसके लिए दैट d इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था। यहाँ पर d1 उस कन्वेक्स लेंस, हम लोगों ने यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस बीच में इंट्रोड्यूस किया, उस कन्वेक्स लेंस के एक फर्स्ट पोजीशन पर इमेज का साइज है, जिसको माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, और दूसरा जब हम उसको राइट हैंड साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, सेकंड कंजुगेट पोजीशन, कंजुगेट जैसे टर्म वहां पे यूज किया जाता है, तो सेकंड कंजुगेट पोजीशन पर L2 पर हम करते हैं, वहां पर जो इमेज का साइज होता है D2 जो कि छोटा बनता है ना, ये मेजर किया और दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करने से ये D आ जाता है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू बीटा स्मॉल d कैपिटल D, वी कैन कैलकुलेट लैम्डा ऑफ द गिवन सोर्स। सो जनरली ये सोर्स जो है वो सोडियम लैंप दिया जाता है, जिसका वैल्यू 5893 एंगस्ट्रॉम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू सोडियम का होता है। जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को फिर इसके साथ कंपेयर करते हैं, हम लोग कितना कम निकाले हैं या ज्यादा निकाले हैं, और एक परसेंटेज एरर, हम लोगों ने लैब मैनुअल में एक फार्मूला होगा परसेंटेज एरर का, परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया जाता है कितना हम लोगों ने गलत किया। इसका एक सेकंड एप्लीकेशन और होता है, बाय यूजिंग दिस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, we can calculate the thickness of a transparent glass plate. So second application of this Pareto backfeed is to determine the thickness of transparent glass plate. हम इससे उस ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट का थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार डिटेल मेथोडोलॉजी के पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ दिस ग्लास प्लेट वी हैव
the path difference, calculated path difference in absence of glass plate. The path difference we have calculated, path difference that was lambda was equal to S1P, sorry S2P minus S1P, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और इसकी जो वैल्यू है वो कितना आया हुआ था, that was actually equal to कितना था तुम्हारे पास डाटा होगा देखो, S2P minus S1P कितना आया था, that was if this distance is x, हम लोगों ने xn लेकर के चला था, so this is let's say this is xn, n change है, so this is xn multiplied by capital D, small d by capital D, ये था. So this was this path difference lambda, और जिसको फिर हम आगे लेकर के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कैलकुलेशन करके हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई करके हम लोगों ने फ्रिंजिबिलिटी के लिए आगे कैलकुलेशन किया था. तो दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1. हाँ जी देखो शेयर कर ली बन जाएगा बैठते और वहाँ से शेयर करोगे हमसे उधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ. Okay, now after introducing this glass plate here, the thickness of this glass plate, let us take T, and the refractive index of this glass plate, this is mu. So let the thickness of glass plate introduced in the ray S1P. S1P is T, and the refractive index of the material. Refractive index of material is mu. तो जो ग्लास प्लेट हम एक लाइट सोर्स में, दोनों में से किसी एक लाइट में रख सकते हैं. हम यहाँ पर फर्स्ट वाले S1P में इस ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस ग्लास प्लेट का थिकनेस है, दैट थिकनेस इज T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज mu. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा सा कंसेप्चुअल टर्म्स है. लाइट, अभी भी लाइट हम इन दोनों लाइट सोर्स से हम प्रोपेगेट करा रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि सेकंड वाला लाइट H2P, it's propagating through air. इसे फिर एयर से प्रोपेगेट हो रहा है, उसका स्पीड ऑब्वियसली दैट इज विद द c. लेकिन सेकंड जो रे है S1P, वो बीच में अब ये ग्लास प्लेट आ जा रहा है, तो ग्लास प्लेट आ जा रहा है तो यहाँ पर इतना एयर में हुआ और ये बीच में T थिकनेस का मीडियम आ गया है, उस T थिकनेस के मीडियम से होकर के भी जा रहा है. मींस यहां पर उसका स्पीड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. स्पीड क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है. रिफ्रैक्शन में तुम लोग जानते हो कि जब कभी भी कोई किसी मीडियम से लाइट अगर प्रोपेगेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल रहती है, लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है. और चेंज इन वेलोसिटी ये डिपेंड्स करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन करते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन में क्या टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज this refractive index mu. Refractive index mu, it is defined as the speed of light in vacuum upon the speed of light in the medium. तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है
तो एक मेथड ये भी है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम ऑब्वियसली दैट इज c, और अगर कोई इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी अगर v के बराबर है तो दिस म्यू इट इज इक्वल टू c by v, ये c by v के बराबर होता है। और if you want to calculate that v, then you have this v is equal to c by mu। ये सब फंडामेंटल है, तुमको तुम्हारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, इसको प्रीरिक्विसाइट कहा जाता है, मतलब इतनी जानकारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू के टर्म में हर बार ये सारी चीजें मेंशन कर देता हूं। तो दिस v इट इज इक्वल टू c by mu, मींस अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है वैक्यूम पे, और अगर उसको ग्लास से ट्रांसमिट करा रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान 1.5 है, तो 1.5 से उसको डिवाइड करोगे, so that will be 3 by 1.5, that is equivalent to 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मींस उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब कभी भी कोई लाइट किसी मीडियम से होकर के प्रोपेगेट होता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और वो डिक्रीज जो है मीटर्स होता है। मींस अब यहाँ पर ये जो S1P है ये एयर में होकर के जा रहा है, एयर में होने के साथ साथ जो है वो इस T थिकनेस का जो प्लेट है उससे भी होकर के जा रहा है, मींस उसके वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और वेलोसिटी कितना होगा, अब वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा तो उसका इफेक्ट जो है सीधा टाइम पे पड़ेगा। हमारे पास वेलोसिटी, टाइम, पाथ, डिस्टेंस इसका रिलेशन होता है। तो ये वाला लाइट होना क्या चाहिए कि इंटरफेरेंस के लिए ये जितने टाइम पे यहाँ पहुंचे उतने टाइम पे ये यहाँ पे पहुंचना चाहिए, टाइम फैक्टर को हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करें कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए लाइट जो है वो कितना टाइम ले रहा है। So the ray, second ray S1P in presence of glass plate travels the distance t in the medium, and remaining distance will be S1P minus T, S1P minus T in the vacuum। तो कैसे लेट हो गया ऋषि? तेरे को तो यार ये समझता था कि तू थोड़े से सिंसियर है, लेकिन तू भी ओके गेटिंग द पॉइंट। सो टी थिकनेस में मीडियम से होकर के जा रहा है, और यहाँ पर S1P थिकनेस ये जो है वो वैक्यूम से या एयर में, आई शुड राइट एयर नॉट वैक्यूम, तो इट इज इन द एयर, ठीक है, बाहर पे जा रहा है। सो वैक्यूम में स्पीड कितना होगा? सो टी इन द मीडियम, यहाँ पर चाहो तो हम उसका स्पीड लिख सकते हैं with velocity v, ये भी मेंशन कर सकते हैं, and in the air with velocity c। तो एयर में उसकी जो वेलोसिटी है that is equal to c, और वैक्यूम में उसकी जो वेलोसिटी होगा कौन होगा? अरे यार तू इधर कहाँ घुसी और तू इधर से निकल रही है? वहां से एक चेयर उठा के ला, ऐसे खींचे बुलाते ले आना। ये है क्या चेयर? अरे एक बच्चा हुआ, चल तू बच गई, तेरा मेहनत बच गया, एडजस्ट हो जा चल। ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो पूरी एयर में है, सी स्पीड से रहेगा, लेकिन इसमें S1P minus T इतना जो डिस्टेंस बच रहा है वो एयर में है, वहां पर उसकी स्पीड c रहेगा, लेकिन इस मीडियम में उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी v वेलोसिटी। मींस अलग-अलग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सो द टाइम टेकन that is equal to this is t मैं thickness लिखा हूं, time taken
So the time taken, that is equivalent to S1P minus T by C, distance upon velocity, plus P by V. Think. टाइम के लिए जो फार्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू जस्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. सो यहां पर S1P c स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो दैट विल बी S1P minus T by C प्लस इस स्पेस T थिकनेस है उसमें v वेलोसिटी से प्रोपेगेट हो रहा है, so that is upon v. तो उसको v से डिवाइड करें. ओके, सो नाउ अब ये जो v है ये थोड़ा सा ऑड टर्म हो रहा है, इसको हम लोग c के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हियर दिस v इज इक्वल टू c by mu, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना. सो दिस इज इक्वल टू S1P minus T by C plus V is equal to C by mu, so this is equal to mu T by C. Okay, now rearrange this equation now. So this is equal to S1P minus one minus mu T by C. Check this calculation, मुझ पे भरोसा मत करना है. This is S1P अपॉन C को कॉमन हो गया दोनों में. यहाँ पर मैंने T को कॉमन निकाल दिया है, T को मैंने कॉमन निकाल दिया, T हो गया 1 और यहाँ पर हो गया तुम्हारा mu. ओके, ठीक है, चेक कर लेना भाई, है ना कैलकुलेशन. इसलिए मैं कहता हूँ डू मैथमेटिक्स योरसेल्फ. सो दिस इज दैट टाइम. अब हम इफेक्टिव पाथ अगर निकालना होगा तो इसको c से मल्टीप्लाई करना है, इफेक्टिव पाथ निकल जाएगा. सो द इफेक्टिव पाथ ऑफ S1P is now, that is equal to c से इसको मल्टीप्लाई कर दो, that is t multiplied by c. जितना टाइम लग रहा है उसको c से मल्टीप्लाई कर दो, so that is equal to now S1P minus 1 minus mu T by c. sorry, c को कैंसिल हो गया. तो हमने इसका कैलकुलेशन के लिए, इफेक्टिव पाथ कैलकुलेशन के लिए क्या किया? इफेक्टिव पाथ कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा हम इसका जो टाइम कितना लग रहा है उसको निकाले, इफेक्टिव टाइम, और उसको c से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया इफेक्टिव पाथ. तो अलग-अलग टाइम निकाले, पहले मीडियम में कितना चलता है और एयर में कितना है, दोनों हमने टाइम कैलकुलेट किया, c से मल्टीप्लाई किया और c से मल्टीप्लाई करने पर हमारा S1P minus 1 minus mu मल्टीप्लाई किया. सो इफेक्टिव पाथ इसका निकल गया. अब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस भी निकाल लेंगे. फिर यहां पर ये वाला कितना है, H2P एज इट इज है, इसका इफेक्टिव पाथ ये वाला आ गया है. दिस इज द टर्म इफेक्टिव पाथ. ओके, सो दैट द पाथ डिफरेंस इज, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है इस केस में जब लंबा कैलकुलेशन होता है. सो दिस नाउ द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस that is equal to delta prime. This delta prime, this is equal to H2P, ये हो गया तुम्हारा पहले जो हम लेते थे, माइनस इसको अगर मैं इसको लिख रहा हूँ S1P प्राइम अगर को लिख रहा हूँ, या S1 प्राइम, ओके, S1P प्राइम अगर लिख रहा हूँ, so that is minus S1P प्राइम, just notation. So this is equal to H2P minus, ये टर्म हम यहाँ पे मेंशन कर दें, so this is S1P minus 1 minus mu multiplied by 2. So one will have, this is H2P minus S1P plus 1 minus mu T. कहने का ये है कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, एडिशनल टर्म आ रहा है. ये वाला टर्म हम लोगों ने लिखा है H2P minus S1P. दिस इज द पाथ डिफरेंस इन एब्सेंस ऑफ दिस ग्लास प्लेट. अगर हम ग्लास प्लेट अगर उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हमारे पास ये एडिशनल कितना टर्म आ रहा है.
Okay, so after, in terms of, just you should write the Phillips. So after adding plate, adding the plate, the path difference is enhanced and increased by 1 minus mu multiplied by 2. तो अगर पहले वाले रे में अगर हम लोग एक ये यूज कर रहे हैं तो इसका पाथ डिफरेंस जो है वो इतना चेंज हो जाता है। अब इसके लिए हम लोग वही इफेक्टिव, हमारे पास ये तो आ गया है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है और इस वैल्यू को मुझे वो पुराना जो वैल्यू है उससे रख देनी चाहिए, xn के साथ रख देनी चाहिए, है ना। सो आई विल हैव दैट xn, so this is delta prime, it's equal to this is delta, ये दोनों को डिफरेंस करके मैं रख सकता हूँ डेल्टा माइनस 1 माइनस म्यू t और दिस डेल्टा प्राइम माइनस डेल्टा that is plus, yes, that is equal to 1 minus mu multiplied by t। ये टर्म को मैंने फिजिक्स के फॉर्म में दिखा दिया। इसको मैं पाथ डिफरेंस का टर्म अगर को लिखना चाहूँ जो कैलकुलेटेड टर्म्स है, since delta is equal to xn multiplied by, क्या था इक्वेशन नंबर 1? मेरा मेमोरी काम नहीं कर रहा है। स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। आज मेरा मेमोरी काम नहीं कर रहा है, ये मेरा डरा देना, तबीयत खराब है करके। So this is equal to that. So I will have this delta prime is equal to x and d by capital D minus, it is plus 1 minus mu multiplied. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लगा दें। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस this delta prime, this must be equal to n lambda, या 2n multiplied by lambda by 2, so this is n lambda, so this is equal to x and d by capital D 1 plus 1 minus mu t is equal to, okay, now one can calculate it for xn। यहाँ पर भी हम xn के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। so this xn, so xn is equal to n lambda minus 1 minus mu t multiplied by capital D upon small d। ठीक है, तो ये xn की जो वैल्यू है, जो पहले हमारे पास सिर्फ जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, n lambda कैपिटल D by d आ रहा था, उसमें इतना टर्म और है वो भी माइनस साइन के साथ है। माइनस साइन के साथ ये है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P यहाँ पे जो है वो इधर नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। और फिजिक्स समझने की कोशिश करो, क्या हो रहा है, xn, जिसको मुझे ऐसे यहाँ पर मुझे xn प्राइम डिनोट कर देना चाहिए फॉर डिफरेंशिएट करने के लिए। तो दिस इज xn प्राइम, ये xn प्राइम जो है उसमें एक एडिशनल टर्म ये हमेशा डिस्टर्ब करेगा। ये वाला जो टर्म है n lambda कैपिटल D by स्मॉल d, दिस इज इक्वल टू xn जो हम पुराना लेते चले आ रहे हैं, मतलब ये एडिशनल टर्म यहाँ पे आ रहा है वो भी माइनस साइन के साथ आ रहा है। माइनस साइन के साथ आ रहा है मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो रहा है। कितना शिफ्ट हो रहा है अगर ये कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम इस xn प्राइम के साथ में xn को माइनस कर देंगे। ओके, सो द शिफ्ट ऑफ फ्रिंज, वन कैन कैलकुलेट द शिफ्ट ऑफ फ्रिंज। So xn is equal to, we have this n lambda by
capital D, capital D by small d. So the shift of fringe is, that is xn prime minus xn, so that is equal to, this is minus 1 minus mu d by small d. इतना शिफ्ट हो रहा है, और ये माइनस साइन ये बताता है कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर प्लस से होता तो ये ऊपर की तरफ शिफ्टिंग दिखाता। अगर बीटा कैलकुलेट करके अगर कोई देखे तो बीटा मींस फ्री यूनिट में किसी प्रकार को कोई चेंज आ रहा है क्या? तो क्या कौन सा बीटा? तो यहाँ पर देखें, अच्छा टी है पर, तो फ्रिंज यूनिट बीटा में कितना शिफ्ट हो रहा है ये अगर कोई दिखाना चाहे तो हम इसके लिए बीटा प्राइम कैलकुलेट कर लेंगे। इस एक्सएन को लेकर के हम बीटा प्राइम कैलकुलेट कर लेंगे, और बीटा प्राइम को बीटा के साथ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चलेगा कि वो थिकनेस जो है फ्रिंज यूनिट जो है वो पास-पास आ रहा है कि दूर-दूर आ रहा है। तो चलिए बीटा प्राइम भी कैलकुलेट करके देख ले। जरूरी नहीं कि हर चीज जो है बुक में दिया रहा है, ये हमारा कांसेप्ट है, उस चीज को हमें सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमने जो कैलकुलेशन किया पहले हम लोगों ने, हमारे पास जो ओरिजिनल कैलकुलेशन था इनके बगैर सारा कैलकुलेशन हमने बीटा कैलकुलेट किया था, एक्सएन कैलकुलेट किया था, वो ओरिजिनल हमारा धरोहर के रूप में रखा हुआ है। अब हमने इसको इंट्रोड्यूस करके जो पाथ डिफरेंस निकाले, दैट पाथ डिफरेंस इज द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, उसको हम लोगों ने डेल्टा प्राइम से डिनोट कर दिया। अब डेल्टा प्राइम से डिनोट करने के बाद वो कितना डिफरेंस आ रहा है पाथ डिफरेंस में, तो ओरिजिनल पाथ डिफरेंस के साथ इस डेल्टा प्राइम को डिफरेंस करेंगे तो पाथ डिफरेंस का शिफ्टिंग पता चल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लगा दे। कंडीशन किसके लिए? डेल्टा प्राइम के लिए। डेल्टा प्राइम के लिए कंडीशन लगा दिए। कंडीशन लगाने के बाद जो हमारे पास टर्म आएगा xn, उसको हम लोग को xn प्राइम डिनोट करना पड़ेगा। उस xn प्राइम और पुराना जो xn है उनका डिफरेंस अगर हम करेंगे तो ये पता चलेगा कि वो फ्रिंज जो है वो कितना शिफ्ट हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है कि नीचे शिफ्ट हो रहा है। अगर बाय द वे इस ग्लास प्लेट में कैलकुलेशन ये भी होता है, इस ग्लास प्लेट को यहां पर सेकंड वाले में रख करके देख तो क्या होगा। ये कैलकुलेशन मैं तुम्हें असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूं और उसमें शिफ्टिंग तुमको कैलकुलेट करना है ना। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो मेथड हमने यहाँ पे यूज किया उसी मेथड को अपने यहाँ पे यूज करना है, सेम मेथड। बस यहाँ पे ये होगा कि H2P में इसको रखने से जो ये दो पार्ट में से डिवाइड हो रहा है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा। पाथ डिफरेंस जब कैलकुलेट करोगे इसके माइनस इसको करोगे, ये प्लस माइनस पे जो चेंजेस आएगा वही आएगा, है ना। यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, वो प्लस साइन के साथ आएगा। मतलब ये जो शिफ्टिंग है नीचे की तरफ होने के बजाय ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ये तुमको चेक करनी चाहिए, मैं अब यहाँ पे उसको बता नहीं रहा हूँ कि इसमें किस प्रकार से चेंजेस होगा, लेकिन यू शुड ट्राई। So now let us try to calculate beta prime. So this is that term xn prime. For n fringe, that is xn prime is equal to n lambda minus 1 minus mu p multiplied by capital D by small d. This for n plus 1 fringe. Next के लिए देखें, that will be x n plus 1 prime. This will be equal to now, that is n plus 1 lambda minus 1 minus mu p capital D by small d. सिर्फ n की जगह में n plus 1 रख दिया मैंने, है ना। Now beta prime, so the fringe width that beta prime, this is equal to what will be that xn plus 1 prime minus xn prime. Do the mathematics, जल्दी बताओ मुझे, दोनों को माइनस करो। ये xn plus 1 prime, this is whatever that equation number right there.
कैलकुलेशन होते जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई किसका किसका होते जा रहा है, कितना आ रहा है। Lambda divided. Same divided. सिम आ रहा है ना? Yes, sir. मीन्स 3 लिमिट्स में किसी प्रकार कोई चेंज नहीं होगा। So this is lambda capital D by small d. So that as far as physics is concerned, ये कह सकते हो कि इस प्रकार के किसी प्रकार को ग्लास प्लेट रखने से फ्रिंज यूनिट्स में कोई चेंज नहीं होता। जो चेंज आना है वो है शिफ्टिंग, फ्रिंज शिफ्ट होता है, फ्रिंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना? सिर्फ फ्रिंज जो है शिफ्ट होता है, फ्रिंज यूनिट में किसी प्रकार का। तो दिस इज द टर्म्स। मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल कर दिया, हालांकि सिलेबस में इसका एप्लीकेशन में, हाँ यस। सो यहाँ पर क्या करना, मैंने कोई इसका एप्लीकेशन क्या बनाया था, टू डिटरमाइन द थिकनेस। थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए रहता है, हम लोगों ने ये xn और इसको वैल्यू निकाल करके ये थिकनेस कैलकुलेट किया जाता है। मींस एक बार क्या करेंगे, इसको हटा करके x कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद जैसे हमने उसको इंट्रोड्यूस किया वो शिफ्ट होगा, तो जितना शिफ्ट होगा उस शिफ्टिंग को मेजर कर लिए और उस शिफ्टिंग के बेसिस पर t के टर्म में, यहां पर शिफ्टिंग के लिए आया होगा ना, जितना जो शिफ्ट हो रहा है t के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर थिकनेस दिया गया हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं उस ग्लास प्लेट का, या थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया तो थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर थिकनेस दिया गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, सो सिंपल मेथड है, प्रोसेस वही है जो हमने लिख किया हुआ है। और उसके बाद फिर एक बार आपको ग्लास प्लेट रखना है, दूसरे ग्लास प्लेट हटा करके करना है। सो दिस इज रेशियल बाइप्रिज्म हॉलवर। Now the second method, that is the interference due to division of amplitude. इसके लिए एक कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ थिन फिल्म। यहां पर ये इंटरफेरेंस का अगर कोई डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन की अगर कोई बात किया जाए तो कभी कभी किसी किसी के दुर्भाग्य से अगर कोई रोड में पेट्रोल गिर गया, आजकल तो महा दुर्भाग्य होगा, है ना, इतना महंगा पेट्रोल अगर कोई रोड में गिर गया, उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें से डिफरेंट कलर्स तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। यस सर। वो जो डिफरेंट कलर्स जो दिखाई पड़ता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई पड़ता है। अब वहां पर वो इंटरफेरेंस कैसे होता है, उसमें ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यूज में आता है। वो जो पेट्रोल है, और पेट्रोल बहुत जल्दी वेपराइज होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइज होता है, तो पेट्रोल के सरफेस में उसके जो वेपर होते हैं वो वेपर एक फिल्म का निर्माण करता है, फिल्म बनाता है। अब जब फिल्म की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली दो लेयर होते हैं, दिस इज द bottom layer and there is another layer, so this is that। तो ये जो थिकनेस, जो फिल्म का जो थिकनेस होता है, ये थिकनेस माइक्रोमीटर के रेंज पे होता है। थिन फिल्म और थिक फिल्म, अगर बाय द वे ज्यादा अगर कोई मोटा फिल्म अगर को हो रहा है, माइक्रोमीटर के बजाय मिलीमीटर रेंज पे अगर कोई आ गया तो उसको थिक फिल्म कह दिया जाएगा। लेकिन अगर ये माइक्रोमीटर रेंज पे है तो उसको कहा जाता है दैट इज द थिन फिल्म। ओके, सो यू कैन गूगल इट कि थिन फिल्म में थिकनेस का रेंज कितना होना चाहिए, जस्ट गूगल देखो तो, द थिकनेस रेंज फॉर थिन फिल्म ऐसा लिखो, गूगल इट।
बताओ दिव्यांश साहू। सो गया क्या बेटा? सबका नाम ले लेकर के ना, सबका नाम मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ सेशनल कैलकुलेशन के समय ना। हाँ, किसका किसका नाम लिया हूँ और उसने हाजिरी नहीं दिया है वो सब मैं काउंट करूंगा। सारे वीडियो को एक बार फिर से देखूंगा। दिव्यांश साहू गायब हो? वेरी गुड। निशान गुप्ता? यस सर। अच्छा तुम गायब हो, बच गए तुम। हाँ, गूगल करो। मैं गायब नहीं रहता हूँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये दिव्यांश साहू तो आया दिन जो है ना, कभी भी उसको पुकारो तो हाँ, गायब ही मिलता है। फिर उसका थिकनेस लिखा है वेवलेंथ, तो लाइट जो आ रही है उसके ऑर्डर में होना चाहिए। जो मतलब वो टुगेदर नहीं, वो माइक्रोमीटर में रहता है और उसको देखो, वो इसीलिए तो मैं गूगल पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। इवन खैर छोड़िए, है ना। सर Yes. मैं भी गायब नहीं रहता हूँ। कौन नहीं गायब? हाँ ऋषभ, तू बीच बीच में गायब हो जाता है, तेरे फोन आ जाता है बहुत नहीं सारे तेरे होता हूँ दोस्त सर, यार। नहीं होता हूँ। वो ऋषभ दुबे है। ऋषभ दुबे है क्या? कहाँ है ऋषभ दुबे? देखे सर, देखे, मैं बोला ना मैं नहीं तू होता बोला हूँ। ना, हाँ तू जानबूझ के बोला है इसीलिए कि तेरे को मालूम है कि वो अरे गायब हो सर, गया इधर। अरे मैं बैठे रहता हूँ ईयरफोन डाल के आपकी क्लास में। हाँ गुड वेरी गुड। ऋषभ दुबे ज्वाइन नहीं किया है। चलिए ठीक। विपुल देवांगन, ये तो किया तो अच्छा था बच्चा सर। है। अगर हाँ किया था, भाग लिया वो। हाँ किया था हाँ अभी दिखा था वही तो पूछ रहा था, ये सब वो बता रहा था हाँ वो न्यूज़पेपर में पहले ये दो, आया है करके। हाँ दो चार बार पूछता है, गप मारता है, उसके बाद भाग लेता है वो। चलिए ओके। तो माइक्रोमीटर थिकनेस पे रहता है। अब इसमें देखें कि इसमें इंटरफ्रेंस कैसे होता है। हमने थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जब बता रहे थे उसमें हम लोगों ने एक ड्रा करने की कोशिश किए थे। थोड़ा डायग्राम बनाते समय वैसे पास तो डायग्राम पर ड्रा कर पाऊंगा क्योंकि टाइम जो है 10 मिनट बचा हुआ है। सो इसमें हमारे पास दो मीडियम मान के चलिए। एक मीडियम हो गया तुम्हारा दिस इज एयर, सेकंड मीडियम इज दिस फिल्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगा ऑब्वियसली दैट विल बी म्यू। ये जो फिल्म है, वहां पर वेक्टर फिल्म की बात कर रहे हैं हम। सोप बबल के बारे में भी बात कर सकते हैं। सोप बबल के साथ भी यही होता है। अगर बाय द वे सोप बबल के साथ तुम लोग बचपन में अगर वो खेले हो तो सोप बबल ये करके देखना, जब लाइट उसमें पड़ती है तो सोप बबल के सरफेस में डिफरेंट नॉट रेनबो, डिफरेंट कलर्स ऐसे तरते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। वो जो डिफरेंट कलर्स जो तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो वो फिल्म के अंतर्गत ही, तो वहां पर भी उसका जो थिकनेस रहता है वो थिकनेस माइक्रोमीटर के रेंज पे रहता है। तो वो जो फिल्म है दैट फिल्म इज थिन फिल्म, और इसमें लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है। दिस इज दैट लाइट इंसिडेंट, इट इज ए बी। ये रेयर मीडियम है, दूसरा जो है वो डेंसर मीडियम होगा। सो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा ऑब्वियसली क्या होगा, एंड टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो शिफ्ट होगा। तो दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक नॉर्मल ड्रा कर लो, एंड दिस एंगल इज थीटा आई। तो अभी तक आई आर डिनोट करते थे, उसको थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर लो। 12th क्लास बुक में मैंने आई और आर देखा है, इसको तुमको थीटा आई और इसको थीटा आर डिनोट कर लो। तो दिस इज, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूं इसको, लेट मी मेक दिस मोर क्लियर थोड़ा सा। So I have these two surface of thickness. Let us take this thickness as t, and this refractive index is mu. And एक light इसमें, this is the normal draw, मैं पहले normal draw कर देता हूँ, और एक light इसमें incident हो रहा है here in this point. This is A and this is B with an angle theta I. After refraction, ये deviate हो रहा है, so it is deviating toward the normal, ये normal की तरफ deviate हो गया। So obviously this theta I must be greater than theta R। डायग्राम बनाते समय थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा R। अब नेक्स्ट सरफेस में आया। ये सरफेस जनरली अगर तो बैक में कोई ग्राउंड हुआ या हार्ड सरफेस हुआ, इधर से लाइट अगर पास नहीं हो रहा है तो अलग बात है। अगर लाइट अगर पास हुआ, जैसे तुम्हारा सोप बबल के साथ में होता है, फिर यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा कर लेना, है ना। और नॉर्मल ड्रा करके ये जो फिर से थोड़ा सा डेविएट होते हुए, हाँ सेम ध्यान में रखना, ये इसके पैरेलल, तुम लोगों ने 10th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, ये पूरा मीडियम से क्रॉस करता है तो ये थोड़ा शिफ्ट जरूर होता है लेकिन पैरेलल आगे निकल जाता है। तो ये लाइट इधर से निकलेगा,
लेकिन सेकंड पार्ट यहाँ पर ये सेम एंगल, ये फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के भी बाहर निकलता है। तो दिस इज the reflected part. This angle is equal to theta I. Angle of incidence and reflection में ये दोनों बराबर होता है। So इस डायरेक्शन पे एक बीम रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। So एक बीम यहाँ पर दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। One part is refracted, second part is reflected. ये रिफ्रैक्टेड पार्ट जो सेकंड सरफेस में जा रहा है, इस सरफेस में जाने के बाद भी ये दो पार्ट में हो सकता है। अगर कोई इधर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो ये रिफ्रैक्ट हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, जनरली मैक्सिमम केसेस में एक्सपेरिमेंटल सेटअप के केस में ये किया जाता है, यहाँ पर एक ऐसा प्लेट रख दिया कि लाइट उधर पास ना हो, मींस जितना लाइट इसमें इंसिडेंट हो पूरा लाइट जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, 100% रिफ्लेक्टर बना दिए या कोई मिरर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ आने के बाद फिर से ये लाइट चूंकि ये एंगल के साथ देखते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल करोगे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, सारे जहां पर तुम ज्योमेट्री जानते हो उस ज्योमेट्री के बेसिस पे डायग्राम बना लेना। अब ये बीम फिर से रिफ्लेक्ट होकर भी ये बाहर निकला। सो दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। Okay, so this is the normal drawing. This angle is theta r. This angle will be theta r. अगर थिकनेस को t लिखना है तो t लिख लो, d लिखना है तो d लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जनरली t से डिनोट करता हूँ, कुछ बुक्स में इसको d से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे जाने काम का नहीं, हमें इन दोनों से मतलब है। सर हाँ जी बोल। तो ई और एफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे इंटरफेरेंस के लिए तो जरूरी है क्या? So this DM, that BF and EF, ये दोनों बीम जो होगा बीम्स fulfill all the conditions of interference। बनाते समय दोनों को पैरेलल बनाना, क्योंकि पहला कंडीशन तो वही है कि दोनों बीम पैरेलल होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सिमिलर होनी चाहिए, वेलोसिटी आइडेंटिकल होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। तो कोहेरेंसी के लिए तो यही बात है कि हम चूंकि सेम सोर्स से ला रहे हैं बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये सेम सोर्स से आने की वजह से तो ऑटोमेटिकली कोहेरेंट है, क्योंकि हमने दो मेथड जो लिया था वो तो कोहेरेंट बीम प्राप्त करने की मेथड से है ना। तो ये दोनों बीम पैरेलल है, कोहेरेंट है, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है, एम्पलीट्यूड सिमिलर है। और यहाँ पर ये जो सरफेस रहता है, एम्पलीट्यूड पे जो डिवीजन रहता है उसको इस प्रकार से रखा जाता है कि एम्पलीट्यूड में ज्यादा गैप ना हो। बहुत ज्यादा अगर कोई एम्पलीट्यूड के बीच में अगर कोई गैप हुआ तो फिर इंटरफेरेंस नहीं बन पाएगा। तो सिमिलर एम्पलीट्यूड रहना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड में गैप नहीं होना चाहिए। तो these two waves, that is BF and EF, these fulfill all the conditions of interference। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने पहले स्टेप में तो डायग्राम बना लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए तो इनफाइनाइट पे जा रहा है, जहां पे स्क्रीन बनता है वहां पे, जहां पे इंटरफेरेंस बनेगा वहां पे रहेगा, है ना। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा एक इसमें ऐसे नॉर्मल ड्रा कर लो। अब इससे क्या होगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे दिस इज D एंड दिस इज N। इसके बियॉन्ड, इसके उस पार, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल है, इसके उस पार दोनों बीम में किसी प्रकार का कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, पाथ डिफरेंस विल बी 0। जो भी पाथ डिफरेंस होना है वो कहां से होगा, देखिए बहुत ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करना। एक बीम यहां से आया, ये सोर्स है मान के चलो, इस सोर्स से दो बीम जनरेट हो रहा है, दिस इज बीम नंबर 1,
एंड दिस इज बीम नंबर 2। ठीक है, ये बीम नंबर 2 जो है वो नीचे जाता है, नीचे जाकर रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्रैक्ट होकर गए। इवन पार्शियल रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी पॉसिबल, रिफ्लेक्शन यहाँ भी पॉसिबल है ना, बनाना चाहे तो इसमें बना सकते हैं, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन उस पे नहीं है, इसको भी ना बनाओ तो चलेगा। तो ये पार्ट जो है यहाँ आता है, यहाँ नहीं बात फिर इधर जाता है। पाथ डिफरेंस जब कैलकुलेट किया जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा? सेकंड बीम इस पार्टिकुलर पॉइंट से लेकर के इधर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस हो गया 0। जो भी पाथ डिफरेंस आ रहा है वो किसके बीच में रहेगा? BC CD, ये एडिशनल पाथ सेकंड के द्वारा, और फर्स्ट के द्वारा जो एडिशनल पाथ जो ट्रेवल कर रहा है दैट इज BN। ओके, सो द पाथ डिफरेंस विल बी पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू path difference between 1 and 2, ऐसा लिख सकते हो 1 and 2। This delta will be BC plus CD, लेकिन BC और CD के साथ एक बात ये है कि ये फिल्म के अंदर है, इन द फिल्म, माइनस ये एयर में है, BN इन एयर। ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तुम्हारा। अटेंडेंस दे दो भाई जितने लोग प्रेजेंट हो, और नेक्स्ट क्लास में इस पे डिटेल करेंगे। एक बार तुम लोग और इस डायग्राम को बिना देखे बना करके देखना, है ना, ये तुमसे बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। और न्यूटन रिंग के लिए इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। ये फंडा जितना क्लियर होगा तुम्हें न्यूटन रिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट का, तुम्हारा वाइवा जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।